हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानशील एजुकेशन। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि एसएससी सीपीओ 2022 का सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस का नोटिफिकेशन आ चुका है। और दिल्ली पुलिस के अलावा यहाँ पर जितने भी सीएपीएफ यानी कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस जो हैं, जो भी भारत सरकार के अंदर जितनी भी पुलिस की सर्विसेज आती हैं, उन सब में सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए ये नोटिफिकेशन है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आप एसएससी की एग्जाम की कोई सी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो ये एग्जाम का फॉर्म आप जरूर भरना। इस एग्जाम मैंने आपको बताया था, नोटिफिकेशन आया था, जबकि मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा और आपको बताऊंगा फॉर्म भरने के पहले कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है, किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, क्या क्या चीज़ें आपको पता होना चाहिए, वो सब कुछ आपको बताऊंगा। हर इन्फॉर्मेशन, जो भी इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है इस पर्टिकुलर फॉर्म को भरने के लिए, वो सारी आपको इसी वीडियो के अंदर मिल जाएगी। और दूसरी चीज़ है कि इस वीडियो में कोई प्रमोशन नहीं है, कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, कोई कोर्स नहीं बेचा जाएगा। तो आप इस चीज़ के ऊपर रिलाई कर सकते हो कि जो भी बातें आपको बताई जाएगी वो टू द पॉइंट होगी और आपके इस फॉर्म से रिलेवेंट ही होगी। ठीक है, तो शुरू करते सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि ये एक बहुत ही अच्छा मौका आपके लिए, यहाँ पर वैकेंसीज भर भर के आई है। और एक्चुअली भर भर के इसलिए आई है क्योंकि एसएससी सीपीओ 2020 वाला जो फॉर्म था, उसके एग्जाम था, उसके बाद सीधे 2022 वाला हो रहा है। मतलब कि 2021 वाला जो एग्जाम है वो एसएससी ने उड़ा दिया। तो मैंने यहाँ पर आपको थोड़ा सा कैटेगराइज कर दिया है। मतलब जो फॉर्म आपको मिलेगा ना, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में होता है। मैंने थोड़ा सा उसको आपको सिंप्लीफाई कर दिया आप लोगों के लिए। तो दिल्ली पुलिस का अंदर आप देखोगे तो टोटल मेल कैंडिडेट्स की वैकेंसी जो है वो 228 है, फीमेल की 112 है, टोटल हो गई 340। फिर अगर आप बीएसएफ की बात करें तो यहाँ पर आपको दिख रहा है मेल की, फीमेल की। फिर सीआईएसएफ जो कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स होता है, जो कि आपकी एयरपोर्ट्स होते हैं, वहाँ पर आपकी जॉब लगती है एज ए सब इंस्पेक्टर। तो वहाँ पर टोटल 86 वैकेंसीज हैं। फिर उसके अलावा आप देख सकते हो सीआरपीएफ है, आईटीबीपी है, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स, और एसएसपी है। एसएसबी यानी कि सशस्त्र सीमा बल, जो कि नेपाल बॉर्डर पे आपकी पोस्टिंग होती है। तो यहाँ पर मैंने टोटल दे रखा है हर एक पोस्ट के बारे में, हर एक के बारे में आपको मिल जाएगा। टोटल जो वैकेंसीज हैं वो 4300 वैकेंसीज है, 4300। टोटल मेल वैकेंसी जो है वो 4019 है और फीमेल की 281 है। तो ये तो हो गया वैकेंसी की बात। इसके बाद अब बात करते हैं नोटिफिकेशन के बारे में। मैंने आपको बताया था कि 10 अगस्त को आपको नोटिस आया, लेकिन आपको जल्दीबाजी नहीं करना है। मैंने कई बार देखा है स्टूडेंट जो होते हैं ना, वो जल्दीबाजी में फॉर्म भरते हैं और कई छोटी छोटी ऐसी गलतियां जो फॉर्म भरते वक्त आप कर देते हो, जिसकी वजह से आपको बाद में पछताना पड़ता है। तो इसलिए आपको ना वो सारी इन्फॉर्मेशन पहले ही अपने पास में रखना है और उन इन्फॉर्मेशन को अपने पास रख करके उसके बाद आपको फॉर्म भरना है, ताकि आप कोई गलती ना करो। देखो, 10 अगस्त को नोटिफिकेशन आया, 14 अगस्त हो चुका है। मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप कल या परसों ही फॉर्म भरना, जल्दीबाजी मत करना। लास्ट डेट जो है वो 30 अगस्त है। और 30 अगस्त के बाद भी अगर आप कोई गलती कर देते हो, मान लो कोई करेक्शन आपको करना है, तो एक दिन का आपको विंडो मिलेगा करेक्शन करने के लिए। बट एक चीज़ ध्यान रखना फ्रेंड, अगर पहली बार आप करेक्शन कर रहे हो, मान लो पहली बार आप मॉडिफाई करते हो, तो 200 रुपये उसके लगेंगे। और अगर सेकेंड टाइम फिर से अगर आप कोई करेक्शन करना चाह रहे हो, मॉडिफाई करना चाह रहे हो, तो 500 रुपये लगेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना, करेक्शन की नौबत ही ना आए। आपकी जो फॉर्म की फीस है वो मात्र 100 रुपये है, जनरल कैटेगरी के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए, ओबीसी के लिए। बाकी एससी एसटी और महिलाओं के लिए फ्री होती है एग्जाम। तो आप कोशिश करना कि फॉर्म को अच्छे से भरो। मैं हालांकि बहुत सारी बातें आपको बता दूंगा इसी वीडियो में, तो आपको हेल्प मिलेगी काफ़ी। एग्जाम जो होगी आपके नवंबर में होगी, डेट अभी नहीं आएगी, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि जैसे अगर 30 अगस्त को आपका एग्जाम होता है, तो यहाँ से आप 1.5 महीना 2 महीना गिन सकते हो, अक्टूबर पूरा निकल जाएगा और मिड ऑफ नवंबर में आपकी एग्जाम होना चाहिए। यानी कि आप 15 नवंबर आप एग्जाम की डेट पकड़ सकते हो। 15 नवंबर में आपकी एग्जाम होगी। हालांकि बहुत सारे बच्चे इसमें अप्लाई नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी कॉम्पिटिशन अच्छा खासा होता है। अब आगे चलते हैं। एज लिमिट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि यहाँ पर जो एज जो काउंट की गई है ना, वो 1 जनवरी से की गई है। ठीक है, 1 जनवरी 2022 से की गई है। तो यहाँ पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपकी एज लिमिट कितनी है, मतलब आप उस एज के दायरे में आ रहे हो या नहीं आ रहे हो, इस एग्जाम के लिए आप अपेयर कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। एज लिमिट जो एसएससी ने रखी है वो 20 से 25 साल रखी है, तो जनरल कैटेगरी की है। अब मैं आपको इस काम को बहुत आसान कर देता हूँ। आपके पास सामने 2 डेट्स हैं, 2 जनवरी 1997 और 1 जनवरी 2002। आपको आपका बर्थडे पता है, हो सकता है आपका बर्थडे 5 फरवरी 1998 हो, या कोई भी बर्थडे आपका इन 2 तारीखों के अगर बीच में आ रहा है ना, आपकी जो डेट है, मंथ है और ईयर, वो जो है अगर इन दोनों के बीच में आता है या इन दोनों तारीख पे भी आ रहा है, तो आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो, आप फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, मैंने बहुत ही सिंपल कर दिया आपको। ये दोनों डेट्स इंपॉर्टेंट है। इन दोनों डेट्स के बीच में अगर आपकी जो बर्थडे वो आ रहा है, या इन दोनों डेट्स को भी आपका बर्थडे आ रहा है, तो भी आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो। ठीक है, बहुत सिंपल तरीके से बता दिया है। इसके अलावा अगर आप ओबीसी कैटेगरी से आते हो तो आपको 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, एससी एसटी से आते हो तो 5 साल का मिलेगा।
ठीक है, ये इंपॉर्टेंट था एज का, क्योंकि एसएससी ने इस बार जो एज लिमिट जो रेकनिंग की जो डेट है वो 1 जनवरी 2022 रखी है, और 2022 वाले जितने भी एग्जाम्स हैं उन सब की डेट यही होने वाली है। तो ये इंपॉर्टेंट आपको पता होना चाहिए कि इसके लिए एग्जाम के लिए आप एलिजिबल हो या भी नहीं हो। ठीक है, अब आते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो कई सारे स्टूडेंट्स का कहना है कि उनका ग्रेजुएशन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, कई सारे इश्यूज हैं या अभी चल रहा है। देखो सीधी सी बात है, ये डेट है 30 अगस्त 2022। ये डेट जो है ना, ये आपकी एग्जाम फॉर्म भरने की आखिरी डेट है। तो इस तारीख को आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो ग्रेजुएशन कंप्लीट होने का मतलब क्या है? जरूरी नहीं है कि आपके हाथ में डिग्री आ जाए, जरूरी नहीं है कि आपके पास में एक डॉक्यूमेंट हो जिसमें लिखा हो कि आपने डिग्री है, आपकी प्रोविजनल डिग्री है। आपकी जो एग्जाम है ना वो खत्म हो जाना चाहिए, एग्जाम खत्म होकर के रिजल्ट आ जाना चाहिए। मतलब जो आपका फाइनल सेमेस्टर का या फाइनल ईयर का रिजल्ट है, उस रिजल्ट पे जो डेट लिखी होती है, मतलब डिक्लेरेशन की जो डेट होती है ना, वो 30 अगस्त या उसके पहले पहले की होना चाहिए। समझ रहे हो? आपका मान लो एग्जाम आपने दिया है और आपका एग्जाम का रिजल्ट आया, फाइनल रिजल्ट जो आया वो 28 अगस्त को आया, तो अभी एग्जाम के लिए, इस एग्जाम के लिए आप एलिजिबल हो। 30 अगस्त के बाद आपका रिजल्ट अगर आता है तो फिर आप एलिजिबल नहीं रहोगे। ठीक है, तो हालांकि उम्मीद है कि इस बार जो लास्ट ईयर जो बच्चे फाइनली ग्रेजुएट हुए हैं, डेफिनेटली वो लोग इस एग्जाम के लिए एलिजिबल होंगे क्योंकि उनका रिजल्ट आ चुका होगा। तो जो ग्रेजुएशन मांगा है, केवल इसमें जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है सीपीओ के लिए, वो केवल ग्रेजुएशन है। इसके अलावा यहाँ पर जो मेल कैंडिडेट्स हैं, जितने भी मेल कैंडिडेट्स होते हैं, उनको एक रिक्वायरमेंट है, उनके पास में ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए लाइट मोटर व्हीकल का, मतलब कि टू व्हीलर का और फोर व्हीलर में केवल कार का, मतलब लाइट मोटर एलएमवी का होता है। ठीक है, एक होता है एचएमवी यानी कि हैवी मोटर व्हीकल्स, वो होता है ट्रकों का। तो ट्रक का आपके पास में अगर नहीं भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके पास में अगर आप मेल कैंडिडेट हो तो आपके पास में कार का और टू व्हीलर का ड्राइविंग लाइसेंस होना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्योंकि उसके बिना ये आपको डिस्क्वालीफाई कर देंगे, आप उसके लिए एलिजिबल नहीं हो। हालांकि अगर आपके पास में, मान लो कि आपके पास में नहीं है, आपके पास में ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, तो आप केवल दिल्ली पुलिस के लिए एलिजिबल नहीं हो। बाकी इसके अलावा जितने भी मैंने आपको बताया है कि सीआईएसएफ हो गया, बीएसएफ हो गया, आईटीबीपी, एसएसबी, जितने भी सीआरपीएफ है, जितने भी ये पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, वहां पर आप एलिजिबल रहोगे सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए। तो इस चीज को ध्यान रखना, जो ड्राइविंग लाइसेंस वाला इशू है केवल और केवल दिल्ली पुलिस के लिए। इसके बाद बात करते हैं एग्जाम की स्कीम की। तो जैसे एसएससी सीएचएसएल होता है, सीजीएल होता है, वैसे एसएससी सीपीओ का पेपर 1 होता है। पेपर 1 में आपके 4 सब्जेक्ट होते हैं, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस, क्वांट और इंग्लिश। चारों जो सेक्शन होते हैं, आपका 2 घंटे का पेपर आपका होगा। 50-50 मार्क्स के आपके क्वेश्चन होंगे, 50 क्वेश्चन होंगे और 50-50 मार्क्स के होंगे। टोटल 2 घंटे का आपका ये पेपर होने वाला है, 200 नंबर का। ठीक है, यानी कि हर एक जो क्वेश्चन होगा आपका वो 1 नंबर का होगा। इसमें ध्यान रखना माइनस मार्किंग भी होती है। अगर आप सही क्वेश्चन करोगे तो आपको 1 नंबर मिलेगा, अगर आप गलत कर देते हो तो -2.25, मतलब कि 1/4 आपका मार्क्स काट लिया जाएगा। तो ये हो गया आपका पेपर 1। पेपर 1 जब आप क्वालिफाई करते हो ना, उसके बाद आपका पेपर 2 नहीं होता, उसके बाद आपका पीएसटी और पीईटी होता है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट। तो मैं आपको बताऊंगा बाद में कि उसमें क्या होता है, लेकिन पेपर 2 देख लेते हैं। जब आप पीईटी और पीएसटी क्लियर कर लोगे तब आपका पेपर 2 होगा, जो केवल इंग्लिश का होगा, जिसमें 200 क्वेश्चन आएंगे 2 घंटे के लिए। तो इसका मतलब फ्रेंड्स ये हुआ कि अगर आप एग्जाम का स्कीम देखोगे तो यहाँ पर आपका जो पेपर 1 है उसके जो मार्क्स ऐड होंगे, उसमें इंग्लिश का वेटेज आपका 50 मार्क्स का है, और पेपर 2 में आपका जो वेटेज है इंग्लिश का वो 200 मार्क्स का है। टोटल जो आपका जो मेरिट बनेगी वो 400 नंबर की बनेगी, लेकिन 400 में से 250 नंबर केवल इंग्लिश के हैं। तो आप समझ सकते हो कि इंग्लिश का कितना प्रोमिनेंट रोल है इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए। तो आपको इंग्लिश की तैयारी बहुत अच्छे से करनी है। इंग्लिश में आपको हल्के में नहीं लेना है। अगर आपको लगता है कि आपका कमजोर है इंग्लिश, तो आप बहुत अच्छे से तैयारी करो, क्योंकि इसमें ओवरऑल अगर आप देखोगे 400 में से 250 नंबर केवल इंग्लिश आ रहा है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अब बात करते हैं, अगर आप एनसीसी कैंडिडेट रहे हो, है ना, और वो भी कब, अगर 30 अगस्त के पहले पहले आपके पास में एनसीसी के, नेशनल कैडेट कॉर्प्स के, अगर आपके पास में सर्टिफिकेट्स हैं तो भी आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। अगर आप देखो, इसमें 3 प्रकार के सर्टिफिकेट मांगे गए, सर्टिफिकेट ए, सर्टिफिकेट बी और सी। अगर आपके पास में सी सर्टिफिकेट है तो आपको 10 नंबर बोनस मिलेंगे एग्जाम में। ठीक है, और वो भी दोनों पेपर्स में, मतलब कि ईच पेपर, बोनस मार्क्स इन ईच पेपर, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में। तो मान लो कि आपके पास में सी सर्टिफिकेट है और आपके 200 में 100 नंबर आ रहे हैं, तो आपको पेपर 1 में 100 के 110 हो जाएंगे और पेपर 2 में आपको 10 नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे। वहीं अगर आपके पास बी सर्टिफिकेट है तो आपको 6 नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे, और अगर ए सर्टिफिकेट है तो आपको 4 नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो अगर आप एनसीसी कैडेट रहे हो पास्ट में,
तो आपको इसका बेनिफिट मिलने वाला है। पर एक चीज़ ध्यान रखना, जो सर्टिफिकेट है वो 30 अगस्त 2022 के पहले का होना चाहिए, बाद का नहीं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी एग्जाम अभी शुरू होगी 15 नवंबर को, फिर इसके बाद पीईटी होगा, पीएसटी होगा, फिर आपका पेपर 2 होगा, फिर आपका मेडिकल होगा, है ना। उसके बाद में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो डिपार्टमेंट करेगा, दिल्ली पुलिस करेगी, तो उसमें कम से कम 1 साल लग जाता है फाइनल जॉइनिंग आते-आते। 1 सवा साल इस बार लगेगा, है ना। पहले ज़्यादा लगता था, हालाँकि इस बार क्योंकि डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो आपका यूज़र डिपार्टमेंट ही करेगा, तो आपको समय इस बार कम लगने वाला है। बट जो सर्टिफिकेट है आपके एनसीसी के वो 30 अगस्त के पहले के होना चाहिए, वो बाद के नहीं चलेंगे। ठीक है, 30 अगस्त 2022। इसके बाद ये इंपॉर्टेंट है पीईटी और पीएसटी, और आपको पता होना चाहिए अगर आप इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है आपके फिजिकल, वो आपको फुलफिल करना पड़ेगा। तो 2 प्रकार के टेस्ट होते हैं देखो, पीईटी और पीएसटी, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट। ये जो टेस्ट होता है ये आपका पेपर 1 के बाद, मतलब पेपर 1 और पेपर 2 के बीच में होता है। ठीक है, तो सबसे पहले पीएसटी की बात कर लेते हैं। अगर आप मेल कैंडिडेट हो तो आपकी जो हाइट है 170 सेंटीमीटर होना चाहिए, चेस्ट एक्सपांड अनएक्सपांडेड 80, एक्सपांडेड 85 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके अलावा अगर आप गढ़वाल, कुमाऊं, हिमाचल प्रदेश, गोरखा, डोगरा, है ना, लद्दाख रीजन, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स या सिक्किम से आते हो तो आपको रिलैक्सेशन दिया गया है हाइट में, और हाइट में दिया गया 165, चेस्ट में कोई रिलैक्सेशन नहीं है। इसके अलावा अगर आप एसटी कैटेगरी से आते हो तो आपको रिलैक्सेशन मिला हुआ है। ठीक है, इसके अलावा आप देख सकते हो रिलैक्सेशन जिस तरीके से आपको मिला हुआ है हाइट में, फीमेल कैंडिडेट्स को भी हाइट में दिया हुआ रिलैक्सेशन उस तरीके से। ठीक है, और जो आपका वेट होना चाहिए वो इसी हाइट के कोरस्पॉन्डिंग होना चाहिए। जैसे कि एक प्रॉपर स्टैंडर्ड होता है कि अगर आपकी हाइट कितनी है तो उतना ही कोरस्पॉन्डिंग आपका वेट होना चाहिए, तो आपका वेट उसके अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं पीईटी, ये हुआ फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। इसका टेस्ट मतलब ये केवल मेजरमेंट का होता है। इसके बाद बात करते हैं पीईटी की, जो कि आपका फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट होगा, और ये मेल और फीमेल दोनों को देना पड़ेगा। तो मेल कैंडिडेट को क्या करना है, 16 सेकंड में 100 मीटर रेस खत्म करना है, फिर 1.6 किलोमीटर 6.5 मिनट्स में, लॉन्ग जंप 6.35 मीटर इन 3 चांसेस, हाई जंप 1.2 मीटर इन 3 चांसेस, शॉर्ट पुट्स 4.5 मीटर इन 3 चांसेस। ठीक है, तो ये हो गया मेल के लिए। वैसे ही आपको फीमेल के लिए मिल जाएगा। आप देख सकते हो ये रिक्वायरमेंट आपकी फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, जो कि आपको पेपर 1 के बाद होने वाला है, पीईटी और पीएसटी। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं आपकी सिलेक्शन के बाद एक्चुअली। ठीक है, अच्छा एक चीज ध्यान रखना, जब आप फॉर्म भरने जाओगे तो आपको कई बार बच्चों के डाउट रहता है कि जो हमें फोटो लगानी हो, फोटो पासपोर्ट साइज होना चाहिए, लेकिन उसमें डेट डालना है या नहीं डालना है। तो आपको बता दूं कि ऐसा कुछ नहीं है, आपको कोई डेट नहीं डालना है फोटो के ऊपर। जब आप फाइनली फॉर्म सबमिट करोगे तो आखिरी में आपसे आपसे पूछा जाएगा, आपसे एक ऑप्शन आएगा जहां पर आपसे पूछा जाएगा कि जो आपने फोटो अपलोड कर रहे हो वो 10 मई 2022 के बाद की या नहीं। ठीक है, तो जो फोटो है ना वो आपकी 10 मई 2022 के बाद की होना चाहिए, उसके पहले की नहीं होना चाहिए। तो वहां पर आपको यस करना है। इसके अलावा आपको डेट, फोटो के अंदर डेट नहीं डालना है किसी भी हालत में, ये गलती मत करना। केवल आपका सिंपल सा फोटो होने वाला है जिसमें आप सामने देखोगे, वो पीछे आपका बैकग्राउंड व्हाइट होगा। ठीक है, फोटो के ऊपर डेट अपने को नहीं डालना है। तो इस चीज़ का स्पेशल आप ध्यान रखना। कई बार बच्चे डेट डाल देते हैं, अपना नाम भी लिख देते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। आपको जो दो फोटोग्राफ आपको अपलोड करनी है, एक तो आपकी सिग्नेचर की फोटोग्राफ, एक आपकी खुद की पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। तो खुद की जो आपकी फोटोग्राफ है उसमें केवल आप दिखोगे, इसके अलावा कुछ भी नहीं दिखेगा, और साइन की अलग होगी, सिग्नेचर की अलग होगी। ठीक है, अब ये तो आपका हो गया टोटल, आपने फॉर्म भर दिया, आपने एग्जाम दे लिया। उसके बाद सिलेक्शन बाद जो आपका मेडिकल टेस्ट होता है, मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, जो कि आपके वहीं पे होने वाला है दिल्ली में। इसके अलावा आपको ये काम भी करना होता है, जंपिंग ओवर द वर्टिकल बोर्ड, होल्डिंग द रोप एंड जंपिंग फ्रॉम द बोर्ड, टार्जन स्विंग। ये सारी चीजें भी आपको, मतलब एक प्रकार का टेस्ट होता है जिसको आपको क्वालिफाई करना ही होता है। अगर आप ये क्वालिफाई नहीं करते तो आप जॉब के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, आपको जॉब नहीं मिलेगी। ठीक है, हालांकि इतना मुश्किल नहीं होता। अगर आप 20 से 25 साल की उम्र में हो तो काफी एडवेंचरस, और आप दिल्ली पुलिस के लिए आप जा रहे हो तो कहीं ना कहीं आप में इतनी एनर्जी रहती है, आप उतना एनर्जेटिक रहते हो, इतना फिट तो रहोगे ही कि आप ये सब आराम से कर लोगे। तो बहुत बड़ा इशू नहीं है, हो जाता है। बड़ा काम क्या है, एग्जाम क्लियर करना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद कई बच्चों का डाउट होता है टैटू को लेकर के। देखो, टैटू जो है ना, सबसे पहली चीज तो क्या अलाउड है। टैटू डिपिक्टिंग रिलीजियस सिंबल्स और फिगर्स एंड अ नेम एज फॉलोड इन इंडियन आर्मी आर परमिटेड। तो आर्मी के अंदर जो परमिशन दी गई है जिस प्रकार की टैटू की, जो मिनिमम साइज आपका होना चाहिए, उससे बड़ा टैटू नहीं होना चाहिए, वो परमिशन दिया गया है। लेकिन उसमें भी कंडीशन है, tattoo marks on traditional sides of the body like inner aspect of forearm but only left arm, being non-saluting limb or dorsum of the hand shall be allowed। मतलब जो आपका लेफ्ट आर्म है यहाँ पर चल सकता है, लेकिन राइट आर्म पे नहीं चलेगा, क्योंकि इस आर्म से आप सल्यूट करते हो। जब सल्यूट करते हो ना तो वो टैटू अपीयर नहीं होना चाहिए। ठीक है,
तो अगर आपने टैटू बनवा भी रखा है ना, पहली बात तो यार, अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप ये चीज़ ध्यान रखा करो, टैटू वगैरह मत बनवाया करो, क्योंकि कहीं ना कहीं इशू आपको आपके कहीं भी प्रॉब्लम दे सकता है। तो जैसे, हालांकि भगवान ने जैसा बना के भेजा है, हमको वैसे ही रहना चाहिए, बट कभी कभी हमको लगता है कि ठीक है, एक मार्क होना चाहिए, कोई रिलीजियस मार्क है, बचपन में आपको किसी ने नाम लिखवा दिया, तो वो एक परमिसेबल लिमिट है, यहाँ पे लिखा हुआ है, द साइज मस्ट बी 1/4 ऑफ द पर्टिकुलर पार्ट। मतलब जो एल्बो में मान लो यहाँ पर आपका टैटू है, तो टोटल पार्ट का 1/4 होना चाहिए, 1/4 होना चाहिए, और वो भी लेफ्ट में होना चाहिए, राइट में नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टैटू का आप ध्यान रखिए, अगर आपने बनवा रखा है, मान लो एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हो, तो आप ध्यान रखना इसको, या तो आप हो सके तो मिटवा देना, क्योंकि बाद में प्रॉब्लम आए तो मतलब नहीं है, देखो, है ना। और जितनी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, रेलिवेंट थी, वो सारी चीज़ें बता दी है। अगर आप, जो मैंने आपको पीईटी और पीएचडी का जो बताया है, वो अगर आप फुलफिल करते हो, जितने भी स्टैंडर्ड से फुलफिल करते हो, तो ही इस एग्जाम की तैयारी करना। कई बच्चे क्या करते हैं, कई बार जो जोश में किसी के कहने में फॉर्म भर देते हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं होता है कि इन पोस्ट के लिए एलिजिबल है या भी नहीं। क्योंकि देखो, ये पोस्ट जो है ना, ये जॉब है, पुलिस की जॉब है, ये नौकरी है पुलिस की, तो यहाँ पर फिजिकल फिटनेस ये प्राइमरी रिक्वायरमेंट है, तो आपको उसको फुलफिल करना ही पड़ेगा। एक पर्टिकुलर हाइट चाहिए, मेल कैंडिडेट्स के लिए पर्टिकुलर चेस्ट चाहिए, आपका स्टेमिना चाहिए, आपको बॉडी चाहिए, है ना, क्योंकि आपको बेसिकली यहाँ पर मेंटल से ज़्यादा आपको फिजिकल एफर्ट लगाने ज़्यादा पड़ेंगे। तो इसलिए आपको फिजिकली फिट होना बहुत जरूरी है, तो इसलिए इस पे आपको थोड़ा काम करना है, और आप इसके लिए एलिजिबल हो या फुलफिल करते हो रिक्वायरमेंट्स को, तो ही आप इसमें अप्लाई करना, अदरवाइज अपना टाइम खराब मत करना। हाँ, एक बात मैं जरूर कहूंगा, जितने बच्चे एसएससी सीजीएल 2022 को टारगेट कर रहे हैं, या आने वाले एसएससी एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, वो जरूर इस एग्जाम का फॉर्म भरना और अपियर होना, क्योंकि आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। आपको ये पता चलेगा कि एसएससी कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, क्योंकि होता क्या है ना कहीं एसएससी सीएचएसएल एग्जाम ले रहा हो, सीपीए ले रहा हो, स्टेनोग्राफर या सीजीएल या कोई भी एग्जाम, जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं रिपीट होते रहते हैं। स्पेशली अगर आप जनरल अवेयरनेस की बात करो या करंट अफेयर्स की बात करो, तो ये जो क्वेश्चन होते हैं ना, ये रिपीट होते रहते हैं कहीं ना कहीं। तो आपको काफी हेल्प मिलेगी, और आप एक प्रकार का एक मॉक टेस्ट हो जाएगा आपका एसएससी की तरफ से। और अगर आप ओपन कैटेगरी से हो, तो मात्र 100 रुपए आपके लगने वाले हैं। तो 100 रुपए दे करके एक अनुभव लेना, एक नॉलेज लेना कि एग्जाम कैसी होती है, कोई बुरी बात नहीं है। आप दुनिया भर के मॉक टेस्ट देते हो, जहाँ पर आपको इररिलेवेंट क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। यहाँ पर एसएससी का खुद का एग्जाम है, तो आपको काफी अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा, आपको पता चलेगा कि एसएससी कैसे एग्जाम कंडक्ट करवाता है। ठीक है, तो ये चीज़ का ध्यान रखना। अगर आप भर सकते हो तो फॉर्म जरूर भरो, एग्जाम में अपेयर हो जाओ और पढ़ाई करो। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंग्लिश पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि इंग्लिश प्रोमिनेंट सब्जेक्ट है। यहाँ पर 400 में से 250 नंबर केवल इंग्लिश के हैं, तो इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। अगर आप इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हो तो ही आप फॉर्म भरना, अदरवाइज अपना टाइम बर्बाद मत करना। अगर आपको दूसरी जॉब कर रहे हो या दूसरे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो पहले ये देखना बहुत जरूरी है कि आप इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। ठीक है, और मैंने पूरी कोशिश की है, देखो इसमें जो भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था, जो भी आपको जानने की जरूरत है, सब कुछ मैंने बता दिया है। फॉर्म भरने में जल्दीबाजी नहीं करना है, कल या परसों आप कोशिश करना फॉर्म भरने की, बहुत टाइम लगेगा नहीं। देखो, तैयारी पूरी करके रख लो, फोटो वगैरह निकाल लो, साइन को करके स्कैन कर लो। आपको ज़्यादा कोई मेहनत नहीं करना है, लेकिन फॉर्म जब भरो ना, तो पूरे ध्यान से भरो, ताकि बाद में प्रॉब्लम ना आए। बाद में देखो, मॉडिफिकेशन के लिए आपको 200 रुपये 500 रुपये देना पड़ेंगे अननेसेसरली, और वो सबको देना है। तो ज़्यादा बेहतर है कि हम एक बार में अच्छे से फॉर्म भरें, ताकि ये नौबत ही ना आए कि आपको करेक्शन करना पड़े। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपकी मोस्टली मैंने क्वेरीज सॉल्व यहाँ पे कर दी है। अभी भी आपको लगता है कोई डाउट है, कुछ क्वेरी है, तो कॉमेंट जरूर लिख देना, मैं कोशिश करूंगा आपकी क्वेरी वहीं सॉल्व कर दूं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे मैं आपको बहुत सारे अपडेट देता रहता हूँ, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, जय हिंद।